तो जब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम जनरल सर्जरी डॉगर बुक बर्न इंजरीज़। बर्न इंजरीज़ सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा है जो कि कैस्केड ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस जो है ट्रिगर करवाता है, और इसको हम ना डिवाइड करते हैं लोकल, रीजनल और सिस्टमिक इफेक्ट्स में। डिपेंड करता है सीवियरिटी पे और टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना इन्वॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले बर्न इज़ अ टिश्यू इंजरी। बर्न होता ही टिश्यू इंजरी है। हम कह सकते हैं डेफिनेशन ऑफ बर्न इज़ अ टिश्यू इंजरी कोगुलेटिव नेक्रोसिस due to the application of thermal energy in any form to the external या internal body surfaces. What is burn? Burn is a thermal injury. Burn is a tissue injury, coagulative necrosis due to the application of thermal injury external या internal body surfaces पे। तो क्या causes हैं? बर्न के फ्लेम की वजह से भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट विद द हॉट सोर्सेज, स्कार्ड भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, या केमिकल्स, फ्रिक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस, अफेक्टेड टिश्यू की कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाती है विद द डेप्थ ऑफ कोगुलेशन कॉरिस्पॉन्डिंग टू द टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। अच्छा, तो सबसे पहले आ जाए लोकल इफ़ेक्ट्स पे। लोकल इफ़ेक्ट्स ऑफ बर्न, जिसको हम कहते हैं जैक्सन्स बर्न जोन्स। देखिए, जो लोकल रिस्पॉन्स होता है बर्न के साइड पे वो बेस्ट एक्सप्लेन होता है जैक्सन बर्न वूंड मॉडल के अकॉर्डिंग, जिसने डिस्क्राइब किए हैं डिस्टिंक्ट जोन ऑफ इंजरी। उसने कहा कि एक होता है जोन ऑफ कोगुलेशन, जोन ऑफ स्टेसिस एंड जोन ऑफ हाइपरीमिया। जोन ऑफ पहले थोड़ा सा समझा देती हूँ फिर हम रीड करते हैं। जोन ऑफ कोगुलेशन जो होता है ना, वो वूंड का सेंटर होता है जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा इंटेंस थी। वो कैरेक्टराइज हुआ है कि वहाँ पे जोन ऑफ कोगुलेशन पे ना इरिवर्सिबल टिश्यू नेक्रोसिस हो जाती है और प्रोटीन की डीनेचुरेशन होती है। दूसरा होता है जोन ऑफ स्टेसिस, ये मिडिल वाली लेयर होती है जो नेक्रोटिक्स एरिया को सराउंड करती है, वो जोन ऑफ स्टेसिस कहलाएगा। यहाँ पे टिश्यू परफ्यूजन कम हुई थी, ब्लड फ्लो कम हुआ था, तो ये वाला टिश्यू एट रिस्क पे होता है। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं करेक्टली विद द प्रॉपर रिससिटेशन तो हम इसको बचा सकते हैं, वरना अगर ये निगलेक्ट हो गया तो ये डाई कर सकता है। तो ये हो गया जोन ऑफ स्टेसिस। उसके बाद आता है जोन ऑफ हाइपरीमिया। याद रखिए, जो आउटर मोस्ट जोन होता है जहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है क्योंकि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से, वो है जोन ऑफ हाइपरीमिया। ये टिश्यू हेल्दी भी है और टिपिकली ये रिकवर हो जाएगा अनलेस सीवियर इन्फेक्शन या शॉक इंश्योर्स। तो लोकल इफेक्ट्स में कह रहा है बर्न के डिस्ट्रक्शन होती है मोर सुपरफिशियल टिश्यू की और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है डीप टिश्यूज़ का। फ्लूइड जो होता है वो लॉस होता है फ्रॉम द सरफेस, या वो ब्लिस्टर की फॉर्म में आपने देखा होगा जिनको बर्न होते हैं ब्लिस्टर बन जाते हैं छाले, तो वो फ्लूइड ट्रैप हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लिस्टर, या तो सरफेस से लॉस्ट हो जाएगा। तो लॉस जो है वो ग्रेटली इंक्रीज होता है बाय द लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द सर्कुलेशन, वेयर इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल इनसेंसिबल लॉस हमारा 15 ml पर मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस पर आवर होता है, तो एज मच एज यहाँ पे बर्न के केस पे 200 ml पर मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस पर आवर हो जाएगा। तो यानी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, कैपिलरी से ब्लड लीक करता है बर्न वाले पेशेंट्स में। तो अगर बहुत ज़्यादा डीपर इंजरी हुई है तो उस केस में एपिडर्मिस और डर्मिस जो होती हैं वो पेशेंट की कन्वर्ट हो जाएंगी कोगुलम के अंदर, यानी एस्कर बन जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा डीपर इंजरी हुई है एपिडर्मिस और डर्मिस में कोगुलम एस्कर बनेगा, और एपिडर्मिस की डिस्ट्रक्शन से जो है वो बैरियर रिमूव हो जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एपिडर्मिस ने क्या किया, बैरियर को रिमूव कर दिया, तो वहाँ पे बैक्टीरिया इन्वेड करेगा, कंटामिनेशन होगी और सेप्सिस हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गए सारे लोकल इफ़ेक्ट्स ऑफ बर्न। उसके बाद आ जाए रीजनल इफ़ेक्ट्स पे। याद रखिए, जो रीजनल इफ़ेक्ट्स होते हैं वो होते हैं ज़्यादा, वो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो सराउंडिंग वाले एरिया पे, बर्न के सराउंडिंग वाले एरिया पे या इंटायर लिम्ब या सेक्शन ऑफ द बॉडी अफेक्टेड पे हुए हैं। तो उसमें एक है एडिमा, स्वेलिंग, यानी इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर जैसे हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये ब्लड वेसल्स को लीकी बना देते हैं, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग टिश्यू है उसमें फ्लूइड पोर हो जाएगा। इसके अलावा कंपार्टमेंट सिंड्रोम, कंपार्टमेंट से कह रहा है कि सिवियर जो सर्कमफेरेंशियल बर्न होते हैं जिसमें बर्न जो है वो ऑल अराउंड द लिम्ब होता है, तो उसमें स्किन स्टिफी और लेदरी हो जाती है, एस्कर बनता है। तो जैसे ही टिश्यू उसके नीचे वाला स्वेल करेगा तो प्रेशर अंदर बहुत ज़्यादा राइज करेगा, दैट इट कट ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द नर्व्स एंड मसल, और फिर हमें उसमें एक सर्जिकल कट लगाना होगा, एस्केरोटोमी करनी होगी टू रिलीज द प्रेशर। इसके अलावा इन्फेक्शन होता है क्योंकि अब स्किन का बैरियर चला गया तो रीजन जो है वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है बैक्टीरिया के लिए, और वहाँ पे लोकल सेलुलाइटिस और एब्सेस हो सकती है। तो यानी ये सारे रीजनल इन्फेक्ट्स थे बर्न के, इन्फेक्शन हो जाना, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, स्वेलिंग होना। तो बुक में देखिए इसने कहा है कि सर्कुलेशन में एक तो लिम्ब की सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है ना, तो डायरेक्ट डैमेज टू द मेन लिम्ब वेसल इज़ अनलाइकली ऑल्दो इट मे अकर फ्रॉम द हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल बर्न्स में जो है डायरेक्ट डैमेज होता है मेन लिम्ब को। इफ़ देयर इज़ अ ग्रॉस एडिमा इन द लिम्ब, बर्निंग के बाद लिम्ब में एडिमा हुआ है तो जो स्वेलिंग है और टिश्यू की टेंशन, उससे वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है ना। तो पार्टिकुलरली ये तब होगा जब सर्कमफेरेंशियल बर्न टिश्यू हुआ हो, एस्कर हुआ हो, विच इज़ इनकेपेबल ऑफ डिस्टेंडिंग। देयर इज़ आल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑफ मसल कंपार्टमेंट सिंड्रोम,
जो फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स ऑफ द अपर लिम्ब को अफेक्ट करेंगे, कंपार्टमेंट को, या फिर किसी भी कंपार्टमेंट ऑफ लोअर लिम्ब को। इसके अलावा सर्कुलेशन के बाद अब रेस्पायरेशन पे आ जाए तो आपको पता है कि बर्न के केसेस में क्या रीजनल इंजरी होगी रेस्पायरेटरी में, क्योंकि अब हॉट गैसेस हैं या कोई अगर बंद कमरे में जो है आग लगी तो उसने धुआं जो है वो इनहेल किया होगा तो सूट इंजरी हो सकती है। तो हॉट गैसेस क्या करेंगी, फिजिकल बर्न, नोज, टंग, लैरिंग्स, अबव द लैरिंग्स। वंस द बर्न स्वेलिंग अकर एंड कैन कॉज कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ एयरवे। स्टीम की वजह से जो है लोअर एयरवे डैमेज हो सकता है बिलो द लैरिंग्स, जो कि इन टर्न स्वेलिंग भी करवाएगा और जो एपिथेलियम है वो स्लॉड ऑफ हो जाएगी और उससे रेस्पायरेटरी फेलियर हो जाता है। ठीक है, ये वाइवा में भी पूछा गया था मुझसे कि जो है क्या होता है कि ये रेस्पायरेटरी फेलियर हो जाता है क्योंकि वो स्टीम जो है ना वो स्वेलिंग करवा रही है और एपिथेलियम को स्लॉड ऑफ करवा रही है। ज़्यादा अच्छा ये इरफान मसूद में बर्न वाला टॉपिक है, वो आप उस पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो पॉइजनस गैसेस भी जो है फायर में प्रोड्यूस होते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बहुत कॉमन है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगी, पेशेंट की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी, उसकी एफिनिटी 280 टाइम्स ज़्यादा है देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादा एफिनिटी, वो ज़्यादा चिपक के बाइंड करेगी, तो इसीलिए ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देगा। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के लेवल ब्लड में अबव 10% इज़ डेंजरस एंड रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। तो विथ प्योर ऑक्सीजन आपने ट्रीट करना होगा मोर देन 24 आवर्स में। डेथ हो सकती है अगर इसकी कंसनट्रेशन 60% को रीच कर जाती है, तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अच्छा, इनहेलेशन माइन्यूट पार्टिकल्स की अगर पेशेंट ने कर ली तो उससे इंटेंस रिएक्शन होगा एल्वियोलाई में और पेशेंट को केमिकल न्यूमोनाइटिस हो सकता है। अगेन दिस वाज आल्सो वाइवा क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल न्यूमोनाइटिस। ये माइन्यूट जो पार्टिकल्स होते हैं उनको इनहेल करने की वजह से एल्वियोलाई में रिएक्शन हुआ है। सिस्टमिक इफेक्ट्स पे आ जाए, बर्न का पेशेंट है उसको सिस्टमिक इफेक्ट्स क्या होंगे, जब बर्न 20 to 30% ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया को एक्सीड कर जाता है ना, तो बॉडी ना स्टॉर्म ऑफ साइटोकाइन और इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज़ करती है जो हर ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट करती है। उसमें कार्डियोवास्कुलर में बर्न शॉक हो सकता है या मायोकार्डियल डिप्रेशन हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए बर्न शॉक इस तरह कि बहुत ज़्यादा मासिव फ्लूइड लॉस हो रहा है वूंड से और कैपिलरीज भी लीकी हैं, तो उससे ब्लड वॉल्यूम लॉस होगा, हाइपोवॉल्यूमिया। और मायोकार्डियल डिप्रेशन होगा, यानी टॉक्सिन्स और जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं ये हमारी हार्ट की एबिलिटी को टू पंप उसको टेम्परेरली वीकन कर देते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं बर्न शॉक। और मायोकार्डियल डिप्रेशन कैसे, मैंने आपको बताया कि टॉक्सिन और इन्फ्लामेटरी मार्कर हार्ट की एबिलिटी टू पंप को वीकन करते हैं। यहाँ से कहा कि फ्लूइड जो है वो डैमेज कैपिलरी से लीक हो रहा है, लॉस हो रहा है, आइदर बाय द विजिबल एक्सटर्नल लॉस या इंटरनली इनटू द टिश्यूज इन द फॉर्म ऑफ इडीमा इन द रीजन ऑफ बर्न। तो फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो हाइपोवोलीमिया को प्रिवेंट करना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है अर्ली बर्न रिससिटेशन में। बर्न वाले पेशेंट में हमारा मेन काम होता ही है कि उनके फ्लूइड रिससिटेट करना है, क्योंकि उनका फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो हाइपोवोलीमिया से बचाना होता है। इफेक्टिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट मिनिमाइज़ करती है अदर सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस को। फिर जीआईटी पे आ जाएँ, जीआई में क्या होगा, मेटाबॉलिक और जीआई में याद रखें हाइपर मेटाबॉलिज्म, क्योंकि बॉडी इंजन की तरह उसने अपनी डबल या ट्रिपल कर दी है स्पीड टू रिपेयर द टिश्यूज़, तो उससे मैसिव मसल वेस्टिंग होगी, हाई बॉडी टेम्परेचर हो जाएंगे। दूसरा, गट डिसफंक्शन हो जाता है, क्योंकि पूरा ब्लड जो है वो डाइवर्ट हो गया स्टमक से और इंटेस्टाइन से हार्ट और ब्रेन की तरफ जा रहा है ना, तो उससे फिर अल्सर्स होंगे या लीकी गट हो जाएगी, तो वहाँ से फिर बैक्टीरिया भी जा सकते हैं फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो इस्कीमिया टू द गट, reduce motility and inability to absorb the nutrients from the gut, translocation of gut bacteria into the circulation can cause sepsis and ulceration of the stomach mucosa, जिसको हम कहते हैं कर्लिंग अल्सर, जो बर्न में बनते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है मेलन्यूट्रिशन, क्योंकि लार्ज बर्न में मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड द कैलोरीज टू प्रोवाइड द हीट एवेपोरेशन। सिवियर बर्न्स में some 7000 किलो कैलोरीज may be expended daily and the daily weight loss of 0.5 kg is not unusual until the steps are taken to prevent it। तो इतना ज़्यादा वेट लॉस भी हो जाता है 0.5 kg पर डे, और 7000 किलो कैलोरीज जो होती हैं वो एक्सपेंडेड होती हैं डेली, तो ऑब्वियसली फिर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी क्योंकि कंजप्शन ज़्यादा हो रही है। रेस्पिरेटरी पे आ जाए, क्या होगा, बर्न में ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन हो जाती है, क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से जो केमिकल्स हैं वो एयरवे को टाइटन करेंगे। दूसरा, आर्ड्स हो जाता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्योंकि सिवियर सिस्टमिक इन्फ्लामेशन है तो लंग्स में फ्लूइड आ जाएगा। इवन अगर स्मोक भी उसने इनहेल नहीं किया था लेकिन लंग्स में फ्लूइड हो सकता है, ARDS हो सकता है। रीनल में आ जाए, रीनल में क्या होगा कि एक्यूट रीनल फेलियर ड्यू टू द हाइपोवोलीमिया एंड मायोग्लोबिन यूरिया की वजह से। सेप्सिस हो सकती है, एपिडर्मिस रिमूव हुई है तो बैरियर रिमूव हो गया तो बैक्टीरिया इन्वेड करेंगे, कंटामिनेशन और सेप्सिस होगी। लेट इफेक्ट में स्कार बन सकता है, कॉन्ट्रैक्चर, डिसेबिलिटी और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। ठीक है, लेट इफेक्ट्स में ये आ गए साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, स्कार, कॉन्ट्रैक्चर, डिसेबिलिटी। इम्यून में इम्यूनो सप्रेशन भी होती है, याद रखिए बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और पेशेंट सेप्सिस के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर।
तो ये सारी हमने देख ली रीजन सिस्टमिक इफ़ेक्ट्स बर्न के, हमने देखे सारे लोकल इफ़ेक्ट बर्न के क्या होते हैं, रीजनल इफ़ेक्ट्स हमने सीखे, फिर अभी हमने सारे सिस्टमिक इफ़ेक्ट्स सीखे। अब हम चलते हैं बर्न्स की क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, तो अब आ जाएँ क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न पे। याद रखें कि बर्न को हम जो है ना डेप्थ ऑफ टिश्यू डैमेज के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं, और इस क्लासिफिकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो डेप्थ है वही उसकी पोटेंशियल हीलिंग को डिटरमाइन करेगी और रिस्क ऑफ स्कारिंग को। तो सबसे पहले हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, बर्न आर डिवाइडेड टू द पार्शियल थिकनेस, फुल थिकनेस बर्न। जो पार्शियल थिकनेस है उनको फिर हम फर्दर करते हैं, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस है या डीप पार्शियल थिकनेस है पार्शियल थिकनेस। ठीक है, तो सुपरफिशियल या डीप पार्शियल डिपेंड करता है डिग्री ऑफ द लॉस ऑफ डर्मिस पे। तो सबसे पहले पार्शियल थिकनेस बर्न, तो यानी कितनी लेयर्स स्किन की डैमेज हुई है उस हिसाब से ये क्लासिफिकेशन होती है। याद रखिए ये पार्शियल थिकनेस में सबसे पहले सुपरफिशियल जो पार्शियल थिकनेस है, इस तरह के बर्न्स में एपिडर्मिस और डर्मिस जो है अपनी पेपिलरी लेयर तक इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ये सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, एक होता है सुपरफिशियल यानी फर्स्ट डिग्री, फिर सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस है जो सेकेंड डिग्री है। इस सुपरफिशियल में सिर्फ डर्मिस अफेक्ट होगी, रेड, ड्राई, नो ब्लिस्टर्स यानी स्माइल सा सन बर्न है, उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल बर्न, फर्स्ट डिग्री बर्न। जो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न होता है उसको हम कहते हैं सेकंड डिग्री का बर्न, और इसमें एपिडर्मिस के साथ जो है वो पेपिलरी डर्मिस भी अफेक्ट हुई है। तो पिंक रेड सा होगा, ब्लिस्टर होगा, यहाँ पे ये मॉइस्ट भी है और ब्लेंचिंग भी होगी। ठीक है, तो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस में एपिडर्मिस डर्मिस अप टू द पेपिलरी लेयर इज इन्वॉल्व। क्लिनिकल फीचर्स में एरिथमा है, ब्लिस्टर बन रहे हैं, एपिडर्मिस लॉस हुई हुई है, अंडरलाइंग डर्मिस हमें पिंक और मॉइस्ट नज़र आएगी, और ब्लेंचिंग भी होगी प्रेशर देने पे। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि इसकी कैपिलरीज अभी सलामत हैं, इंटैक्ट हैं, और अभी सिर्फ पार्शियल थिकनेस की इंजरी है, इसीलिए हम ब्लेंचिंग करते हैं। पिन प्रिक सेंसेशन इसकी नॉर्मल होंगी। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस वाले ना पेनफुल होता है क्योंकि इनकी नर्व्स तो सलामत हैं, तो पेनफुल होगा, और ये हील हो जाएगा 2 हफ्तों के अंदर, कोई भी रेजिडुअल स्कारिंग नहीं रहेगी। इसका ट्रीटमेंट जो है वो नॉन सर्जिकल होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास डीप पार्शियल थिकनेस, उसको भी हम सेकंड डिग्री कहते हैं। उसमें अब एपिडर्मिस के साथ रेटिकुलर डर्मिस इन्वॉल्व होगी। वहाँ एपिडर्मिस और पेपिलरी डर्मिस था, यहाँ एपिडर्मिस और रेटिकुलर डर्मिस। तो ये मोटल सा रेड वाइट नज़र आएगा, ड्राई होगा और नॉन ब्लैंचिंग होगा। तो इसमें जो है इन दीज बर्न्स एपिडर्मिस एंड डर्मिस अप टू इट्स रेटिकुलर लेयर इज़ इन्वॉल्व। क्लिनिकली एपिडर्मिस इज़ लॉस्ट, एपिडर्मिस पूरी ख़त्म हो गई है। जो अब डर्मिस एक्सपोज हुई हुई है वो मॉइस्ट नहीं है, इतनी मॉइस्ट नहीं है बनस्पत सुपरफिशियल वाले की। ठीक है, और कलर जो है इसका ये ब्लैंच भी नहीं होता विद प्रेशर, एग्जामिनर्स फिंगर से जो है वो ब्लैंच नहीं हो रहा। तो सेंसेशन भी इसकी रिड्यूस्ड है और पेशेंट जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा शार्प और ब्लंट प्रेशर को व्हेन एग्जामिन्ड बाय अ शार्प नीडल। डीप टर्मल बर्न टेक 3 और मोर वीक टू हील विदाउट सर्जरी एंड यूजुअली लीड टू हाइपरट्रॉफिक स्कार। उसके बाद आता है फुल थिकनेस बर्न। अच्छा, फुल थिकनेस को हम थर्ड डिग्री बर्न भी कहते हैं। इसमें हमारी इंटायर एपिडर्मिस और डर्मिस इन्वॉल्व होती है। तो वाइट चार्ड या लेदरी अपीयरेंस होती है, एस्कर बन जाता है जिसको हम कहते हैं। तो ये आएगा हमारे इसमें फुल थिकनेस वाला बर्न। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसने यही कहा है कि थर्ड डिग्री का होता है। होल थिकनेस, होल ऑफ द डर्मिस इज डिस्ट्रॉयड इन दिस बर्न एंड क्लिनिकली दे आर very hard to they are hard leathery feel appearance can vary from that of the similar to the patient normal skin या shard ब्लैक एस्कर भी हो सकता है, डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ द हीट पे। इसमें कोई कैपिलरी रिटर्न भी नहीं होता। ऑफन थ्रोम्बोज वेसल भी हमें स्किन के नीचे नज़र आएंगी। ये कम्प्लीटली एनेस्थेसाइज होता है, यानी इसमें अब इनकी नर्व एंडिंग्स भी ख़राब हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, जल गई हैं, तो इसलिए ये इनको एनेस्थेसाइज होते हैं। और नीडल कैन बी स्टक डीप इन द डर्मिस, डीप आप डर्मिस में नीडल भी लगा लोगे तो तब भी पेशेंट को पेन महसूस नहीं होगा without any pain or bleeding. These burn require surgical intervention for healing, either skin grafting या flap लगाना होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सिवियरिटी ऑफ बर्न पे, यानी इंजरी के प्रोग्नोसिस क्या होते हैं। याद रखिए सीरियसनेस जो होती है ना बर्न की, वो ऐसी नहीं होती कि वो कितना दिख रहा है आपको, उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेसिस पे आप कहते हो कि इसको सीवियर बर्न हुआ है। उसमें एक तो टोटल बॉडी सरफेस एरिया, उसमें आप रूल ऑफ 9 के ज़रिए आप कैलकुलेट करते हो, हर आर्म को आपने 9% देना होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ये तो टोटल बॉडी सरफेस एरिया की बेसिस पे। दूसरा एज क्या है, यंग में बहुत ज़्यादा वर्स प्रोग्नोसिस होती है 5 साल से कम, और एल्डरली 60 से ज़्यादा वालों में, क्योंकि इनकी स्किन भी पतली होती है, थिन होती है और लो फिजियोलॉजिकल रिजर्व होता है। इसके अलावा डेप्थ, फुल थिकनेस वाले बर्न में ज़्यादा रिस्क है सेप्सिस का और शॉक का। इनहेलेशन इंजरी, अगर स्मोक इनहेल हुआ था तो उसमें भी ज़्यादा मोर्टेलिटी है। लोकेशन, अगर बर्न चेहरे पे हुआ है, हाथों पे, जेनाइटेलिया पे, तो ये भी सीवियर कंसीडर किया जाता है कॉस्मेटिक वगैरह की वजह से भी, और फंक्शनल रिस्क।
या अगर कोई उसको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, दिल का मरीज़ है, डायबिटीज़ का, रीनल फेलियर का, तो उसकी भी वर्स प्रोग्नोसिस होगी। ठीक हो गया। तो मोटिलिटी साइज ऑफ द परसेंट ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है, बॉडी सरफेस एरिया प्लस एज डिवाइडेड बाय 100। अब हम चलते हैं बर्न सेंटर रेफरल क्राइटेरिया क्या है। ये सारे देखिए वाइवा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि आपने बर्न वाले पेशेंट को कब जो है वो रेफ़र करना है, तो मतलब बर्न सेंटर की तरफ कब करोगे। हर किसी को बर्न होता है, हमें भी घरों में होता है, तो क्या हम भी सेंटर जाएंगे बर्न सेंटर, क्या क्राइटेरिया है। तो अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन बर्न एसोसिएशन, पेशेंट को हम तब रेफ़र करते हैं स्पेशलाइज्ड बर्न यूनिट में अगर उनका ये क्राइटेरिया मीट हो। पार्शल थिकनेस का बर्न है लेकिन मोर देन 10% उसका टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व हुआ है पार्शल थिकनेस का, लेकिन मोर देन 10% अगर बॉडी सरफेस एरिया है। बॉडी सरफेस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखाऊंगी मैं, रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग करना होता है। तो 10 से अगर ज़्यादा हो, या फिर अगर कोई भी फुल थिकनेस का बर्न है, एडमिट करेंगे। बर्न अगर चेहरे, हाथों, फीट, जेनिटेलिया या मेजर जॉइंट्स पे हुआ है, इलेक्ट्रिकल या केमिकल बर्न अगर हुआ है, इनहेलेशनल इंजरी हुई है, बर्न प्लस कोई सिग्निफिकेंट ट्रॉमा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर भी हुआ है, या फिर अगर चिल्ड्रन जो है बर्न हुआ है इन द हॉस्पिटल विदाउट पीडियाट्रिक बर्न स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो ये है। अब एक बार मैं रीड भी कर लेती हूँ कि अमेरिकन बर्न एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, एक तो अगर कोई पेशेंट है जो कि सस्पेक्टेड है और सस्पेक्टेड एयरवे या इनहेलेशनल इंजरी है, ठीक है, एयरवे या इनहेल्ड इंजरी है, या एनी बर्न लाइकली टू रिक्वायर फ्लूइड रिससिटेशन, उसको एडमिट करेंगे। एनी बर्न जिसमें हमें सर्जरी करनी पड़ रही है, या पार्शियल थिकनेस का फुल थिकनेस का बर्न जिसका टोटल बॉडी सरफेस एरिया 10% से ज़्यादा है, या पेशेंट 10 साल से कम उम्र का है, 50 से ज़्यादा है। इसी तरह अगर पार्शियल थिकनेस या फुल थिकनेस का बर्न है जिसमें टोटल ग्रेटर देन 20% ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया है इन अदर एज ग्रुप। बर्न उन पेशेंट में जिनको कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है दैट कुड कॉम्प्लिकेट द मैनेजमेंट, या ऐसा पेशेंट है जिसकी बर्न हैंड, फेस, फीट या पेरिनियम पे हुआ सिग्निफिकेंट, या बर्न एक्सट्रीम एज वाले को अगर हुआ है, या अगर नॉन एक्सीडेंटल इंजरी का सस्पिशन है, एनी बर्न विद एसोसिएटेड पोटेंशियल सीरियस सीक्वेले इंक्लूडिंग हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल बर्न या कंसनट्रेटेड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बर्न। तो ये सब जो है इसका एडमिशन क्राइटेरिया, इन पेशेंट को आपने लाजमी एडमिट करना होता है। अच्छा, अब प्री हॉस्पिटल केयर ऑफ अ बर्न पेशेंट पे आ जाए। हमेशा जब भी आप पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिट करते हो, भेजते हो बर्न के लिए, उससे पहले आपने जो प्रायोरिटी ये होती है कि डैमेज को रोकें और लाइफ को स्टेबलाइज़ करें। कुछ इमीडिएट एक्शन करने होते हैं। एक तो बर्निंग को स्टॉप करना है, हीट वगैरह से रिमूव किया, कपड़े जो जले हुए हैं उनको रिमूव करेंगे, ज्वेलरी जो हॉट हो सकती है। कूलिंग आपने ना ठंडे पानी के नीचे जो है उसको 15 से 20 डिग्री वाले पानी में 20 मिनट तक उसको वॉश करना है उस एरिया को। कभी भी आप आइस यूज़ नहीं करोगे वरना उससे फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है और ज़्यादा टिश्यू डैमेज हो सकता है। वार्म अप्लाई करोगे, कूल हो गया तो फिर उसको रैप कर देना है पेशेंट को इन क्लीन ड्राई शीट या ब्लैंकेट टू प्रिवेंट द हाइपोथर्मिया। तो प्री हॉस्पिटल में यही आता है कि इंश्योर द रेस्क्यूअर सेफ्टी फर्स्ट, स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस, ड्रॉप एंड रोल इज़ गुड मेथड, चेक फॉर द इंजरीज, ABCDE करोगे, ATLS। बर्न वोन को कूल करना 10 मिनट तक ताकि पेन भी रिड्यूस हो और माइक्रोवास्कुलर डैमेज जो होता है ना वो इससे स्लो डाउन होता है और पेन भी, अगर ये हम 1 आवर के अंदर करते हैं ऑफ द बर्न इंजरी। कूलिंग आपने 150 डिग्री पे करनी है। हाइपोथर्मिया शुड बी अवॉइडेड। कूलिंग आप 15 से 20 डिग्री पे करते हो, ये मिस्टेक है। ऑक्सीजन दोगे, एलिवेट करोगे, बर्न लिम को आपने एलिवेट करना ताकि स्वेलिंग भी रिड्यूस हो, और सिटिंग अ पेशेंट विद अ बर्न एरिया में प्रूव द लाइफ सेविंग। इसके अलावा ये सारे इमीडिएट आपने एक्शंस किए। अब आ जाए असेसमेंट किस तरह करनी है बर्न पेशेंट की। हमेशा याद रखिए ABCD अप्रोच करनी है। ए में एयर वे आप देखोगे माउथ में कोई सूट पार्टिकल तो नहीं है, नेज़ल हेयर तो नहीं जले हुए, हॉर्स वॉइस तो नहीं है, तो ये इनहेलेशनल इंजरी को इंडिकेट करेगा। B से ब्रीदिंग आप 100% ऑक्सीजन दोगे अगर इनहेलेशन दोगे अगर सस्पेक्टेड। C से सर्कुलेशन आपने पल्स देखी। मेजर बर्न ने आपने लाजमी IV एक्सेस इस्टेब्लिश करनी होती है थ्रू द नॉन बर्नड स्किन इफ़ पॉसिबल, तो C से सर्कुलेशन हो गया। D से डिसेबिलिटी आप GCS करोगे, AVPU करोगे। E से एक्सपोजर एंड एक्सटेंड, पूरी बॉडी को एग्जामिन करोगे कहीं और तो बर्न नहीं है, और टोटल बॉडी सरफेस एरिया को एस्टिमेट करने के लिए पूरी बॉडी का एक्सपोजर किया, ठीक है। देन कवर द पेशेंट इमीडिएटली। तो यहाँ पे ये कह रहा है एक बार पेशेंट ने इमरजेंसी रिसीव कर ली तो प्राइमरी सर्वे और साइमल्टेनियसली रिससिटेशन आप करते हो ATLS गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, फॉलोड बाय कंप्लीट सेकेंडरी सर्वे भी करना होता है जिसमें थोरो हिस्ट्री ले ली, एग्जामिनेशन की और कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर रिक्वायर्ड है। तो एयरवे आपने असेस किया, परसेंटेज ऑफ बर्न एरिया कितना है उसको असेस किया, डेप्थ ऑफ द बर्न को आपने असेस किया, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी सर्कमफेरेंशियल बर्न, असेसमेंट ऑफ एसोसिएटेड इंजरीज। एयरवे असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, याद रखिए कि हॉट गैसेज जो है वो फिजिकली नोज़ को बर्न कर सकती है, पैलेट, टंग, लेरेंजल इडीमा हो सकता है, कंप्लीट रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो लेरेंजल इडीमा के सिम्टम क्या है? आवाज़ उसकी चेंज हो जाएगी, स्ट्राइडर होगा, एंजाइटी,
रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी होगी। अगर कोई भी पेशेंट जिसको रेस्पिरेटरी ट्री की स्वेलिंग हुई है बर्न की वजह से, तो उसको लाजमी खतरा है कि इसको लेरेंजल इडीमा हो सकता है, और फिर उनका अपने एयरवे लाजमी सिक्योर करना होगा एंडोट्रेकियल ट्यूब के साथ अनटिल स्वेलिंग हैज़ सबसाइडेड फॉर यूजुअली अबाउट 48 आवर्स। जब तक वो स्वेलिंग सही नहीं हो जाती आपने इंट्यूबेट लाजमी करना है बर्न वाले पेशेंट को, कभी भी इडीमा हो सकता है वरना। अच्छा, सिम्टम्स की डेवलपमेंट जो है ना, यानी वॉइस उसका चेंज हो रहा है, स्ट्राइडर हो रहा है, या डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन, ये वेरी लेट होते हैं, और इस टाइम पे इंट्यूबेशन डिफ़िकल्ट होती है या इम्पॉसिबल होती है क्योंकि उसको स्वेलिंग हो रही है, तो आपने क्रिकोथायरोडोटोमी कंसीडर करनी होती है। जो टाइम फ्रेम है फ्रॉम द बर्न टू द लेरेंजल इडीमा, ये 4 से 24 घंटे का होता है। 4 से 24 घंटों के अंदर ये इडीमा हो सकती है। तो ट्रीटमेंट क्या है इनहेलेशनल इंजरी में? आपने चेस्ट फिजियोथेरेपी करनी है, नेबुलाइजर्स, वार्म ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन, असिस्टेड वेंटिलेशन जो है नीडेड हो सकती है इन द सीवियर केसेस, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन फॉर द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग डिस्क्राइब्ड अर्ली। ठीक है, तो ये हो गया एयरवे। उसके बाद आता है असेसमेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ बर्न, यानी आपने साइज़ ऑफ बर्न, जो बर्न का एरिया है परसेंटेज जो आप टोटल बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से निकालते हो, उसके कुछ वेरियस मेथड हैं, जो जिसमें सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। एक है स्मॉल एंड पैची एरिया ऑफ बर्न। ये बहुत आसान होता है इसको असेस करना और एक्सटेंड के हम ना यूज़ करते हैं एरिया इक्वल टू द पेशेंट्स हैंड, यानी उसके पाम और उसके डिजिट के हिसाब से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उसका कितना जो है बर्न हुआ है। ठीक है, उसको हम कहते हैं 1% ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया। तो आपने कट करना है पीस ऑफ अ क्लीन पेपर इक्वल टू द साइज़ ऑफ द पेशेंट होल हैंड, उसके हाथ का डिजिट के और पाम, उसी पेशेंट के डिजिट्स के और पाम जितना है पेपर काटना है, और उस हिसाब से इसको आप कहोगे दिस इज़ 1% ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया, और उसको ही रख के देखोगे कि कितना परसेंट उसका बर्न हुआ है। दूसरा ये ना, अगर छोटा और पैची एरिया है बर्न का तो उस हिसाब से आप ये वाला मेथड करते हो। अगर रूल ऑफ 9 है, और मैंने क्या कहा था एडमिट करने का क्राइटेरिया क्या है, अगर 10% से ज़्यादा हो तो हम कर रहे हैं। हमें तो घरों में जो होता है वो थोड़ा सा ही जल जाता है, इतना नहीं होता, तो एक हाथ जितना पूरा 1% अगर है, तो अगर ऐसे 10 हो हाथ और मोर देन 10% होगा तब एडमिट होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा मेथड होता है रूल ऑफ 9। तो अप्रोक्सीमेट द परसेंटेज ऑफ बर्न सरफेस एरिया बॉडी को हम डिवाइड करते हैं 11 सेक्शंस के अंदर। हेड एंड नेक है, यहाँ पे तस्वीर भी देखें, 11 सेक्शंस करते हैं ना। एक है हेड एंड नेक, राइट आर्म लेफ्ट आर्म, चेस्ट अलग है, एब्डोमेन, फिर अपर बैक, यहाँ पे ठीक है, हेड एंड नेक हो गया, राइट आर्म लेफ्ट आर्म हो गया, चेस्ट अलग हो गई, एब्डोमेन अलग हो गया। ठीक है, अपर बैक हो गई, लोअर बैक, राइट थाई लेफ्ट थाई, लेकिन फिर राइट लेग लेफ्ट लेग। ठीक है, तो बिलो द नी, हर एक ये सेक्शन जो है इसका 9% है बॉडी स्किन टू कवर इट, एडिड ऑल टुगेदर तो ये सेक्शन 99% बनता है, और जेनिटेलिया लास्ट 1% ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया बनाते हैं, 1% फॉर द जेनिटेलिया। ड्रॉबैक इसको रूल का ये है कि बच्चों के लिए बच्चों का जो हेड है वो ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट करता है ग्रेटर बॉडी सरफेस एरिया, बच्चों में हेड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एडल्ट, तो बच्चों में हेड एंड नेक के एरिया को हम 18% रखते हैं फॉर द टोटल बॉडी सरफेस एरिया। देखिए एड्रेस में रूल ऑफ 9 है ना, तो दोनों आर्म्स हो गई 9, हेड एंड नेक 18, फ्रंट है पीछे बैक भी हो गया तो इसलिए 18 कह रहे हैं बैक को और एब्डोमेन को, 1% पेरिनेम में 18 अपर एंड लोअर लिम्ब। तो बच्चों में हमने हेड को ही 18 रखा है क्योंकि उनका सरफेस एरिया हेड का ज़्यादा होता है। दूसरा लर्न एंड ब्राउडर चार्ट होता है, ये भी वाइवा में पूछा जाता है, लर्न एंड ब्राउडर चार्ट। ये वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड है टू एस्टिमेट द साइज ऑफ बर्न फॉर एडल्ट एंड चिल्ड्रन। एक हाथ वाला मेथड हमने देख लिया पैची, स्मॉल पैची एरिया ऑफ बर्न के लिए। दूसरा मैंने आपको रूल ऑफ 9 एक्सप्लेन किया। तीसरा लर्न एंड ब्राउडर चार्ट है, और ये साइज़ ऑफ बर्न को एडल्ट्स एंड बच्चों में हम यूज़ करते हैं। इसको हम कंसिडरेशन में लाते हैं ऑफ द एज ऑफ द पर्सन विद डिक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया, यानी ये चार्ट टेक्स द इनटू द कंसिडरेशन ऑफ एज ऑफ person with decreasing percentage of total body surface area for head and increased percentage of the total body surface area for thigh as a child ages, but other areas जैसे upper limb, feet, trunk ये remain same for all age groups। तो इसमें देखिए आपने क्या करना होता है, assessment of the depth of the burn। There is no definitive method to determine the depth in a early period, but the clinical feature of partial thickness and full thickness burn are mentioned in this chapter। Depth of the burn जो होती है वो टाइम और टेम्परेचर डिपेंड है, उसके कॉजेज़ बर्न के और उनकी डेप्थ है फॉलोइंग। स्काल्ड क्या होता है, जब कोई गर्म चीज़, कोई लिक्विड जो है ना गर्म बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा बिलो, लेकिन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल हुआ नहीं, थोड़ा सा बॉइलिंग से बिलो, ऐसा कोई लिक्विड अगर गिर जाता है तो उसको हम कहते हैं स्काल्ड। वो पार्शियल थिकनेस का जो बर्न बनाएगा उसको हम स्काल्ड कहते हैं। फैट बर्न क्या होता है, डीप डर्मल बर्न जो है उसको हम कहते हैं फैट बर्न। फ्लेम बर्न जो है ये मिक्स्ड बर्न होता है। अल्कली बर्न ऑफन फुल थिकनेस बर्न है। इलेक्ट्रिकल बर्न भी फुल थिकनेस का है। एसिड बर्न में, एसिड में एक वीक कंसनट्रेशन है, वीक कंसनट्रेशन के एसिड में सुपरफिशियल बर्न होगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेशन का है
तो उसमें डीप डर्मल बर्न होगा, ठीक है। इसी तरह फिर आप सर्कमफेरेंशियल इन्वॉल्वमेंट असेस करते हो। अगर पेशेंट का कोई लिम्ब है और उसमें फुल थिकनेस के सर्कमफेरेंशियल इन्वॉल्वमेंट हुई है तो उससे पेशेंट को ना एस्कर फॉर्मेशन होती है और सब्सिक्वेंटली उसमें फिर कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। उसमें प्रेशर इंक्रीज़ होगा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम होगा, क्योंकि पूरे लिम्ब को उसने स्कार ने यूँ सराउंड किया है ना, तो कंप्रेस करेगा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम होगा, फिर फेशियोटोमी करनी पड़ेगी, एस्करोटोमी करनी होगी, ठीक है। तो सिमिलरली सर्कमफेरेंशियल अगर चेस्ट पे बर्न हुआ है, पूरा थोरेक्स उसका जल गया है, तो वो एस्कर बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो चेस्ट तो कंप्रेस होगी ना, सांस कैसे लेगा फिर, तो उससे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी और फिर हमें एस्कैरोटोमी करनी पड़ती है। अच्छा, अब असेसमेंट एसोसिएटेड इंजरीज़ की भी करेंगे सेकेंडरी सर्वे ऑफ ATLS के ज़रिए। अब आ जाए हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे। पेशेंट को आपने एडमिट किया हॉस्पिटल में, बर्न का पेशेंट है, तो किस तरह से होनी है। सबसे पहले एयरवे एंड ब्रीदिंग पहले एक्सप्लेन कर लिया मैंने। फ्लूइड रिससिटेट किया आपने, टोटल बर्न सरफेस एरिया निकाला, कैलकुलेट किया, ये बहुत ज़रूरी है। बर्न अगर 15% हो तो टोटल बॉडी सरफेस से ज़्यादा है तो उसमें आपने IV फ्लूइड रिससिटेशन करनी है, बिकॉज द हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इज़ अ मेजर कॉज ऑफ अर्ली डेथ इन द बर्न पेशेंट। चार्ल्स बैक्स्टर MD at Parkland Hospital, Southwestern University Medical Center, designed in 1960 the Parkland formula to calculate the fluid needed for the first 24 hours. Although many modifications of this formula have been proposed, but this formula is still one of the easiest way to calculate the fluid volume for burn patients, ठीक है। तो क्या है ये पार्कलैंड फार्मूला, ये फ्लूइड देने के लिए बर्न पेशेंट्स को हम करते हैं। इसमें देखिए वॉल्यूम जो हमने पहले 24 घंटों में देना है, पेशेंट जल गया है, पहले 24 घंटों में जब फ्लूइड देते हो उसका क्या फार्मूला है, 4 ml मल्टीप्लाई बाय पेशेंट का बॉडी वेट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ बर्न कितना हुआ है, ठीक है। 4 ml मल्टीप्लाई किए पेशेंट के बॉडी वेट के साथ और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ बर्न, तो ये जो निकलेगा इस फ्लूइड का 50% ऑफ द वॉल्यूम आपने पहले 8 घंटों में दे देना है, आधा यानी 50% आपने पहले 8 घंटों में देना है स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ इंजरी, और बाकी का 50% आप इन्फ्यूज़ करोगे अगले 16 घंटों के अंदर पहले दिन में, ठीक है। ओवरऑल यूज़ पार्कलैंड फार्मूला का ये जस्ट एक प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन है। क्लिनिकली ये जो फ्लूइड रिक्वायरमेंट होती है इंडिविजुअल की, ये शुड बी लीस्ट मॉनिटर्ड बाय द सेवरल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स सच एज यूरिन आउटपुट, ब्लड प्रेशर, सेंट्रल वेनस pressure. Important point of consideration to be the goal in the fluid resuscitation is to maintain the urine output of approximately 0.5 ml per kg per hour in adult and between 0.5 and 1 ml per kg per hour in patient weighing less than 30 kg, यानी बच्चे जो हैं या 30 kg से कम उम्र